हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी जो वर्ड था वो हमारा, इसको हम पहले समझते हैं। ये दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, कम और पेनिस। तो कम का मतलब होता था टुगेदर और पेनिस का मतलब होता था मील। सो जब पुराने टाइम के अंदर गैदरिंग करते थे लोग, एक साथ में रात का डिनर करते थे, तो उसे कहा जाता था कंपनी। धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ और मर्चेंट्स जो होते थे वहां के उस टाइम के बिजनेसमैन एंड ऑल, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस प्लान्स, अपने बिजनेस मीटिंग्स और सारी चीजें ये कंपनी की गैदरिंग के अंदर ही करनी स्टार्ट कर दी। तो जब ये मॉडर्न टाइम के अंदर कंपनी का मतलब बन गया वो मीटिंग या वो गैदरिंग जहां पे बिजनेस प्लान्स और बिजनेस की चीजें डिस्कस होती है। सो ये तो हो गया कंपनी का मीनिंग। अब हम चलते हैं टेक्निकली कंपनी का मतलब क्या होता है। टेक्निकली कंपनी होती है वो एंटिटी जिसके अंदर मेंबर्स, जब वो एंटिटी तब क्रिएट करते हैं जब वो फॉर्म या पार्टनरशिप नहीं बना पाते ड्यू टू देयर लार्ज नंबर। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हम पार्टनरशिप लेते हैं तो 50 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकते एक पार्टनरशिप के अंदर। अब कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल 100 लोग मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो कंपनी क्रिएट करेंगे। दूसरा, कंपनी के डेफिनेशन के अंदर ये भी आता है कि मेंबर कैन ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग एंड द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। यानी कि जो भी उनके इंटरेस्ट हो गए जैसे राइट्स, ड्यूटी, लाइबिलिटीज, बेनिफिट्स, ये सारे वो ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी इन्वॉल्व दूसरे मेंबर के या दूसरे ओनर के या किसी और मेंबर के या किसी के भी इन्वॉल्वमेंट के और बिना उनके कंसेंट के। हाँ, इसकी सर्टेन एक्सेप्शन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज, डेफिनेशन ऑफ कंपनी एक्ट। तो सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 एंड और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म्ड का मतलब हो गया कि वो कंपनी फॉर्म होनी चाहिए एक सर्टेन प्रोसीजर से जो मेंशन्ड है ऑलरेडी कहां पे, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। सर्टेन प्रोसीजर जो मेंशन्ड है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने सर्टेन प्रोसीजर फॉलो कर लिया तो वो कंपनी क्रिएट हो गई, उसे रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। रजिस्टर कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसे हम ROCB कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन होती है इसी के अंदर कि एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। फॉर एग्जांपल अभी 2013 हमारा कंपनी लॉ है, अगर 2025 आ जाएगा तो जो 2013 या उससे पहले की कंपनीज है वो ऑलरेडी 2025 इंक्लूड करेगा। जैसे 2013 ने इससे पहले के एक्ट की रजिस्टर करी है, जैसे 1956 था, 1936 था, 1923 थे, जो ये कंपनी एक्ट थे इनके अंदर जो कंपनीज थी वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई 2013 के अंदर। ऐसे ही फ्यूचर में अगर कोई और कंपनी एक्ट आएगा तो वो कंपनी इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो ये तो हमारी कंपनी की बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं अदर डेफिनेशंस की जो कंपनी की दी गई है अदर लाइक मैनी फिलोसफर्स ने दी है। जैसे कि लॉर्ड जस्टिस लिंडले कहता है अ कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है हम ये समझते हैं। जैसे अमूल जब इनकॉर्पोरेट हुआ था तो उसके अंदर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अमूल ही है। तो अमूल जब इनकॉर्पोरेट हुआ था तो वो उनके जो शेयर होल्डर्स थे वो आज भी मिल्क फार्मर्स और मिल्कमैन थे बहुत ज्यादा, मतलब क्वांटिटी के अंदर, महाराष्ट्र और गुजरात के। तो जब वो कंपनी के उन्हें शेयर्स दिए गए थे तो उनके पास में पैसे नहीं थे, तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लाए थे, उनके बिहाफ पे उन्हें शेयर्स दिए गए। तो कॉमन स्टॉक भी ला सकते हैं जो कंपनी के लिए बनाओ एंड एम्प्लॉय इट फॉर अ कॉमन पर्पज। कॉमन स्टॉक और मनी को एक कॉमन पर्पज के लिए एम्प्लॉय करना जरूरी है। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड डिनोटेड इन मनी। जो कॉमन स्टॉक लाया जाएगा उसे भी मनी की फॉर्म में ट्रांसफर करा जाएगा, मनी की टर्म्स में ट्रांसफर करा जाएगा एंड देन उसके बाद में मनी की टर्म्स में ट्रांसफर करके मींस हम कैलकुलेट करके उसके बिहाफ पे उसे आगे यूज किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा और उससे क्या बनेगी? कैपिटल ऑफ द कंपनी। द पीपल हु कंट्रीब्यूट इट और टू होम इट बिलोंग्स आर मेंबर। जो मेंबर्स, जो पर्सन या जो लोग शेयर मनी और अपने स्टॉक लाते हैं उन्हें मेंबर्स कहा जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग किसी कंपनी के अंदर आए, अब 100 लोगों में से फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने लगभग 1 लाख में से 50,000 का कंट्रीब्यूशन उसने अकेले नहीं करा है, सिर्फ 1 मेंबर ने, और बाकी 99 ने मिलके 50,000 का करा है। तो जो ये 50% शेयर है ये ए का माना जाएगा जिस बंदे ने 50,000 करा है। तो ये 50% शेयर उसका माना जाएगा, बाकी 50% शेयर बाकी 99 लोगों का जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, रेशो होगा जिस रेशो में उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट करे।
अब हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले, अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल यूनाइटेड इनटू वन बॉडी अंडर स्पेशल डोमिनेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन अंडर एन आर्टिफिशियल फॉर्म। यानी कि कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो एक बॉडी के अंदर आए हैं, उनका परपेचुअल सक्सेशन है और उसकी अपनी ही एक आर्टिफिशियल फॉर्म है, वेस्टेड बाय द पॉलिसी। उसके अंदर वो पॉलिसी और लॉज को फॉलो करते हैं और वो अपने ही बिहाफ पे वर्क कर सकती है वो एंटिटी, तो उसे कंपनी कहा जाएगा। इसके अलावा बाकी चीजें भी है, बाकी इसके अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे पढ़ सकते हो, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफ इवंस, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम एंड केपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि कंपनी का उसके मेंबर से और उसके डायरेक्टर या एम्प्लॉयज से कुछ लेना देना नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल सारे मेंबर्स मर गए, सारे डायरेक्टर छोड़ के चले गए, सारे एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। कंपनी खत्म नहीं होती है इस तरीके से। कंपनी को खत्म करने का एक लीगल प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही कंपनी खत्म होगी। जस्टिस जेम्स कहते हैं, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्पस यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। कंपनी इज एन एसोसिएशन, यानी कोई भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एसोसिएट या एक साथ आए हैं, तो उसे कंपनी कहा जाएगा। प्रोफेसर हेनी ने कहा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि वो अपने बिहाफ पे एक सिर्फ एक सिटीजन के राइट्स उसे नहीं मिलेंगे, बट एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के उसे सारे राइट्स मिलेंगे। जैसे उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, उसके अलावा वो किसी पे केस कर सकता है, उसके ऊपर कोई केस कर सकता है, तो सारी चीजों ने मिलेगी। उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कोई नहीं भी होगा तो भी कंपनी चलेगी। और उसकी एक कॉमन सील होगी। कॉमन सील का मतलब होता है एक ऐसी स्टैंप जैसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास होती है और ऐसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसे रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के पास से। जब हम आगे चलेंगे तो कॉमन सील्स के लॉज और रेगुलेशंस पढ़ेंगे। अब कंपनी के नेचर, एडवांटेजेस, कंपनी के फीचर्स ये पढ़ लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, बाय रजिस्टरिंग एज अ कंपनी इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज। यानी कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसका उसके मेंबर से, उसके एम्प्लॉयज से कुछ लेना देना नहीं होता, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत फेमस केस है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी सोलोमन एंड कंपनी, ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी। तो इसने सोचा कि मैं अपना काम बढ़ाता हूं, सोलोमन ने, एंड इसे एक सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बना लिया, जिसके अंदर 7 मेंबर से, एक तो सोलोमन खुद था, 6 मेंबर उसके फैमिली मेंबर थे, जिनमें से 4 उसके बेटे थे, एक उसकी वाइफ थी और एक उसकी डॉटर थी। इसके अंदर इन सबको एक एक शेयर दिया गया था और बाकी के जितने भी शेयर थे वो सारे के सारे सोलोमन ने अपने पास रखे थे, सोलोमन के पास में थे। अब इसकी जब और इस कंपनी ने क्या करा, सोलोमन एंड कंपनी के प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्वायर करा 20,000 पाउंड्स के शेयर्स में और 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर में। और इसके बाद में इस कंपनी अप्रोक्सीमेटली 1 साल चली और उसके बाद में ये कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर होता है उसे वाइंडिंग अप कहते हैं। कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो इसके पास में थे सिर्फ टोटल 6,000 पाउंड के असेट, 7,000 पाउंड के जनरल क्रेडिटर्स और 10,000 पाउंड के डिबेंचर जो कि सोलोमन के थे। तो क्रेडिटर जब ये असेट को एक्वायर करने गए तो सोलोमन ने कहा कि रुको भाई रुको, तुम कैसे आ गए, मैं पहले यहाँ का सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। डिबेंचर का मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेगी जब हम डिबेंचर का टॉपिक कवर करेंगे। तो डिबेंचर का मतलब एक तरीके से सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है जिसको नॉर्मल या जनरल क्रेडिटर से पहले उसकी लायबिलिटी डिस्पोज होती है। तो सोलोमन ने कहा कि भाई रुको, पहले मेरा क्लियर होगा। तो इस चीज के ऊपर क्रेडिटर गए कोर्ट, सारे के सारे क्रेडिटर चले गए कोर्ट में। कोर्ट में जब गए तो फिर सोलोमन ने भी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के ऊपर ही केस कर दिया, ये कह के कि भाई मैं इसका हूं सिक्योर्ड क्रेडिटर, मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो इसके ऊपर क्रेडिटर ने कोर्ट में ये कहा कि भाई सोलोमन के सारे शेयर, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के सारे शेयर सोलोमन के पास ही हैं, तो उसके पास में हमें
पैसे हमें मिलने चाहिए, हम इसके आउटसाइडर है और सोलोमोन तो इनसाइडर है। तो कोर्ट ने ये कहा कि कंपनी, जो वहां का कोर्ट था इंग्लैंड का, उसके कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो कंपनी, वो कोर्ट ने डिक्लेयर करा कंपनी was incorporated by Solomon and his family, but their intention was clear। यानी कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, अनइंटेंशनल एक्ट होना चाहिए। इंटेंशनल एक्ट का हम आगे कवर करेंगे इसके ऊपर, अभी जब हम नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे तब। तो कंपनी ने कहा कि, कोर्ट ने कहा कि although the company was incorporated by Solomon and his family, but their intention was clear and company is a separate legal entity and has its independent legal existence। यानी कि उसका मेंबर से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। Thus Solomon and company are two entities। Thus the Solomon's debenture should be paid before the ordinary creditor। यानी कि सोलोमोन और सोलोमोन एंड कंपनी लिमिटेड अलग है, तो सोलोमोन के डिबेंचर पहले डिस्पोज होंगे अदर जनरल क्रेडिटर से। तो ये केस जो था, ये केस लॉ लैंडमार्क केस बना और इसे आज भी पूरी वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पे इसे कोट किया जाता है। सो इसके अलावा और भी केस लॉज हैं, जैसे कि प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस जिमैनुअल AIR 1969, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। बट ये इतने ज्यादा लैंडमार्क नहीं है जितना सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस था। ये आज भी कोट किया जाता है वर्ल्ड वाइड अलग अलग लेवल्स के ऊपर। उसके अलावा सेकंड फीचर है कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर कंपनीज डेप्ट। जितने भी मेंबर हैं उनका, भले ही वो कहने के लिए कंपनी के ओनर है, बट उनका कंपनी के किसी भी डेप्ट को देने का या चुकाने का उनके कोई ड्यूटी या उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी के ऊपर 50,000 रुपीज का डेप्ट है, बट और एक फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर है ए। अब यहां पे उसके पास में है 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और इसमें से फॉर एग्जाम्पल 50 पेड अप है। 50 पेड अप का मतलब है 50 रुपीज 100 में से दिए हुए हैं, यानी कि 100 इंटू 50 अभी पेंडिंग है, यानी कि 5,000 रुपीज। तो भले ही अगर कल को ये कंपनी डूबती है तो ए को सिर्फ और सिर्फ अपना जो अनपेड अमाउंट है यानी 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, पूरा 50,000 उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी कभी भी। तो जो उसका अनपेड पार्ट है सिर्फ वही उसे देना है। तो इसके अंदर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये 50 की जगह पे 100 रुपीज पेड अप होता तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी 0 होती। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी लाइबिलिटी थी, कभी भी एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी शेयर इंटू प्राइस से ज्यादा नहीं होती, यानी कि उनकी लाइबिलिटी थी 10,000 रुपए, और क्योंकि पूरा का पूरा 100 इंटू 100 पेड है तो इनकी लाइबिलिटी 0 हो गई। अब सेकंड, उसके बाद अगले पे चलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। इस केस के अंदर यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन ये होता है, यहाँ पे प्रोफेसर गोवर्ड ने कहा है मेंबर में कम एंड गो, यानी मेंबर जितने भी हैं वो आएंगे और जाएंगे, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर। कंपनी कभी नहीं रुकती। इस केस लॉ को समझते हैं। री नोएल टेडमैन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक्चुअली में 2 मेंबर थे, एक फादर एंड एक मदर, या फादर एंड मदर। सो अब यही मेंबर भी थे और यही डायरेक्टर थे। तो इनके केस के अंदर क्या हुआ कि इनका एक एक्सीडेंट हो गया और इनका जो नेक्स्ट सक्सेसर था, यानी कि इनका बेटा, वो इन्फेंट था, यानी कि बहुत छोटा था, 2 साल से भी कम एज का था। तो उसे न्यू डायरेक्टर या मेंबर बना नहीं सकते थे और कंपनी के अंदर मेंबर या डायरेक्टर नहीं बचे थे। कोर्ट ने कहा कि कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, कंपनी खत्म नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी मस्ट रन। अगर आपको उसे खत्म करना है तो उसे आपको लीगल प्रोसीजर से यानी वाइंडिंग अप के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जो भी उनके नेक्स्ट लीगल गार्डियन थे उन्हें कंपनी का टेम्पररी डायरेक्टर बनाया गया कोर्ट के थ्रू, एंड देन उसके बाद में उनके शेयर ट्रांसफर एंड सारे प्रोसीडिंग्स किए गए। देन उसके बाद में उन टेम्पररी डायरेक्टर्स को हटा के न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए मेंबर्स के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा केस था। कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, कंपनी विल एग्जिस्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अ मेंबर ऑफ कंपनी कैन इजीली ट्रांसफर इट शेयर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू सब एक्सेप्शन। यानी किसी भी कंपनी का मेंबर अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के। इसके सर्टेन एक्सेप्शन हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके अलावा है कि अगर एओए अलाउड नहीं कर रहा है। उसके अलावा भी और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं,
तो वो हम जब आगे पढ़ेंगे तभी आएगा, बट इन जनरल कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को कभी भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद में सेपरेट प्रॉपर्टी, ये एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिंग केस है। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है एंड कैन एंजॉय द राइट ऑफ होल्डिंग अ प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम, यानी कंपनी अपने नाम पे भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस लॉ है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 का। इस केस में क्या हुआ था, मकौरा एक डायरेक्टर था कंपनी का जो टिम्बर कंपनी थी, यानी वो टिम्बर बनाती थी, एक्सपोर्ट करती थी, कटिंग एंड ऑल का काम करती थी। मकौरा उसका डायरेक्टर था, तो मकौरा एमडी था टिम्बर कंपनी का। तो उसने क्या करा था कि टिम्बर जो उनका स्टॉक था, जितना भी टिम्बर का, उसका इंश्योरेंस करवाया नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। बट इस केस के अंदर उसने कंपनी की जगह पे खुद को नॉमिनी बनाया और उसके कुछ टाइम बाद में टिम्बर में आग लग गई, तो नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पैसे देने से मना कर दिया। तो उस केस के अंदर नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पैसे देने से कर दिया मना। तो उस केस के अंदर मकौरा गया कोर्ट के अंदर केस चला, दोनों ने अपने पॉइंट्स रखे। तब कोर्ट ने हेल्ड करा कि क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है और वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे क्लेम कर सकती है, तो इस केस के अंदर मकौरा को कोई राइट नहीं था कि वो अपने नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनेशन। तो इस केस के अंदर मकौरा के पास में कोई लीगल प्रोविजन नहीं था या लीगल उसके ऊपर कोई राइट नहीं था कि वो एमडी या एक मेंबर होते हुए या मेजर शेयर होल्डर होते हुए भी यहाँ पे कंपनी के नॉमिनेशन अपने नाम पे फाइल करे। उसको इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर नॉमिनेशन अपने कंपनी के नाम पे ही फाइल करना चाहिए था। यहाँ पे एनएसीएल की भी मिस्टेक थी कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बट इस केस के अंदर मकौरा की ज्यादा गलती मिली। और क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो लीगल पर्सन है, अपने नाम पे राइट्स और सारी चीजें एंजॉय करती है, तो उसके पास में राइट नहीं था मकौरा के पास में कि वो इसे नॉमिनेशन अपने नाम पे करे। सो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में लास्ट के हमारे 4-5 पॉइंट्स बचे हैं। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, लीगल पर्सन का यहाँ पे मतलब ये है कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन, यानी कि वो एक लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लीगल पर्सन किसी को भी स्यू कर सकता है और कोई भी एंटिटी या पर्सन या कोई भी उसे स्यू कर सकता है, यानी कि कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड ऑन इट्स नेम। तो कंपनी क्योंकि लीगल पर्सन है तो वो अपने नाम पे भी स्यू हो सकती है और वो किसी को स्यू भी कर सकती है कंपनी अपने पर्सनल नाम पे, यानी बिना डायरेक्टर या मेंबर को इन्वॉल्व करे हुए। उसके अलावा कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक, कंपनी को अलाउड होता है चाहे पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कि वो पैसे रेज करे। इसकी सर्टेन एक्सेप्शंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब शेयर्स का चैप्टर होगा, बट कंपनी ऐसा कर सकती है। उसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे ओनर एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट पर्सन। ओनर होते हैं मेंबर्स, मैनेजमेंट होती है डायरेक्टर्स, एमडी, चेयरमैन, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमारे मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में हमारी कंपनी रहती है और मेंबर्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना और प्लस चेक करना कि जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेगुलर डे टू डे वर्क हमारी मैनेजमेंट देखती है। उसके अलावा परमानेंस ऑफ कैपिटल, सेक्शन 67(1) ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट करता है कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर, यानी कि कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती। इसकी सर्टेन एक्सेप्शंस आगे आएंगी, बट जनरल इन केस कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती। इसके अलावा लास्ट पॉइंट होता है प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लॉस। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए है कि हो सकता है कि शेयर्स मेंबर्स ने तो पैसे कमा लिए, कंपनी कल को लॉस में आ गई। अब जो इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स का मतलब हो गया सिर्फ मेंबर्स के अलावा और भी इन्वेस्टर्स होते हैं, डिबेंचर हो गया, उसके अलावा हम आपके हो गए और भी चीजें, जैसे डिबेंचर के अलावा आपके बैंक लोन हो गए, तो ये भी इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सेफ गार्ड किया जाता है कि मेंबर से पहले इन्हें पैसे दिए जाएंगे हमेशा, यानी कि कोई भी अगर कंपनी लॉस में आती है तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी क्लियर की जाएगी, देन उसके बाद में इनसाइड लायबिलिटी यानी कि मेंबर्स को पैसे दिए जाएंगे। अब मेंबर्स के केस के अंदर भी उन्हें भी वो, क्योंकि वो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको भी सेफगार्ड किया जाता है कि अगर डायरेक्टर, एमडी या जो कोई भी मैनेजमेंट में से गड़बड़ होती है तो उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी और मेंबर्स को उनका जितना भी पॉसिबल होगा या जिस भी तरीके से उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड किया जा सकता है तो वो करा जाता है।
और उसके अलावा उन्हें और भी प्रोटेक्शंस दी जाती है, सर्टेन लॉज हैं, रूल्स हैं कि उनका इंटरेस्ट हैम्पर्ड ना हो कभी भी। सो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट हम कंपनी के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 और देन उसके बाद में कंपनी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।